नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे आप न्यूज़ देख रहे हैं कि इंडिया को पहली चीफ जस्टिस मिल सकती हैं अपनी 2027 तक। इनफैक्ट इंडिया कहा जाएगा काफी लेट हो गया है। अगर आप केन्या के केस पे देखें, हम जिसको कहते हैं कि लोअर बहुत लो डेवलपमेंट है उस कंट्री में, और अभी भी वो कंट्री जो है डेमोक्रेसी होने से जूझ रहा है, या वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफी पुअर है। फिर भी केन्या ने मई 2021 में ये फीट अचीव कर ली थी। वहाँ पे आप देखेंगे मार्था कूमे जो है वो पहली चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट कर दी गई थी एपेक्स कोर्ट की। इसी के साथ साथ एक हमारे नेबरिंग कंट्री से भी न्यूज आ रही है छह दिन पहले ही ऐसी न्यूज आई कि पाकिस्तान लाइकली टू गेट फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। तो पाकिस्तान ने तो अभी ये जर्नी स्टार्ट की है। इंडिया ने जर्नी काफी पहले स्टार्ट कर दी थी। अगर आप देखेंगे कि फातिमा बीवी जो है पहली वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में 1989 में, सुजाता वी मनोहर 1994 में, जस्टिस रूमा पाल 2000 में तीसरी जज बनी, चौथे ज्ञान सुधा मिश्रा, और उसके बाद से एक के बाद एक आपको नाम दिखते रहेंगे। रंजना प्रकाश देसाई, आर भानुमति जो अभी भी कोर्ट में है, साथ ही साथ इंदु मल्होत्रा एंड इंदिरा बनर्जी। तो ये नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, जजेस तक तो बात ठीक है, चीफ जस्टिस क्यों नहीं। तो शायद हो सकता है 2027 तक हमें अपनी पहली वुमेन चीफ जस्टिस मिले। कार्यकाल काफी छोटा होगा, कह रहे हैं कि सिर्फ 30 डेज का होगा, बट स्टिल हम अभी ये कह सकते हैं कि हाँ, हम भी ये एक्कोलेट जो केन्या अचीव कर चुका है, तो भारत भी जल्द ही ये एक्कोलेट अचीव करेगा। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जस्टिस फली नरीमन के रिटायरमेंट के बाद एक कहा जा रहा है जो कोलिजियम में जो इशू क्राइसिस बना हुआ था, जो बॉटलनेक बना हुआ था, शायद वो रिजॉल्व हो जाए। आपको पता होगा कि पिछले 22 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया अपॉइंटमेंट नहीं किया है। ऐसे में जजेस पे जजेस रिटायर होते जा रहे थे। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक और जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 24 जजेस की रह जाएगी, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34 जजेस की। तो 10 जजेस कम है, यानी 2/3 जजेस ही आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे में एक वुमेन चीफ जस्टिस का जो हमारा ड्रीम है वो अचीव होना बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जुडिशरी को भी इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैकेंसीज हैं उसको भी जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। इनफैक्ट कहा जाता है कि वुमेन जजेस जो है उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं इस जुडिशियल लाइफ में, और लोगों की जिंदगी काफी सुधारी। हम देखेंगे जो 3 नई जजेस यहाँ पर अपॉइंट करने की बात की जा रही है, उनका करियर बहुत ब्राइट है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने डिसीजंस लिए, और जिस जिस हाईकोर्ट में वो अभी सिटिंग है वहां पे जो उनके डिसीजंस आए हैं वो काफी इफेक्टिव डिसीजंस माने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर। तो ऐसे में अगर ऐसी जजेस आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में आ जाती हैं, तो देश की जो जस्टिस डिलीवरी की प्रॉब्लम है, जो जस्टिस की श्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो फेयर जस्टिस की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व होगी। और कहा जाता है कि जब जब वुमेन जजेस बैठती हैं तो ये जो फेयरनेस है जस्टिस में, ये 100% डिलीवर की जाती है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से एक बॉटलनेक बना हुआ था। उस बॉटलनेक के चलते बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके नाम जो हैं वो रुके हुए थे। इनफैक्ट हम देखेंगे जो 3 वुमेन जजेस एलिवेट होनी थी, अगर ये काफी पहले, आज से 22 महीने पहले एलिवेट हो गई होती, तो पहली चीफ जस्टिस का कार्यकाल जो कहा जा रहा है कि शायद 30 दिन का होगा, ये बढ़ जाता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की सीनियरिटी देखी जाती है वो उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से देखी जाती है। अगर आज कोई जज अपॉइंट हुआ है और कल कोई जज फिर से अपॉइंट होगा, तो दोनों के केस में अगर हम ये माने कि आज की डेट वाले जज की एज कम है, कल वाले पर्सन की जो लेटर ऑन बाद में अपॉइंट होगा उसकी एज ज्यादा है, फिर भी सीनियर यहाँ पे ए ही रहेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो सीनियरिटी बन जाती है, एज इमटेरियल है। रिटायरमेंट सबको 65 ईयर्स में ही मिलना होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने देखा बहुत लीगल ल्यूमिनरीज जो है, बहुत अच्छे जजेस जो हैं जिनको हम चीफ जस्टिस के फॉर्म में देखना चाहते थे, जैसे हम नरीमन की बात करें, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाते। तो इसी के चलते ये एक प्रोलॉन्ग इम्पैसे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर लिया। ये गुड न्यूज है, क्योंकि जैसे हमने देखा इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब इन वैकेंसीज के चलते 9 नाम जो हैं कोलिजियम ने वो अभी अभी रिकमेंड किए हैं, प्रेसिडेंट को भेजे हैं। अब रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगाएंगे, और ये जजेस आपको बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस पे बैठे और केसेस को अच्छे से सुनते और डिलीवर करते दिखेंगे। जस्टिस ओका का नाम काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, जस्टिस विक्रमनाथ का नाम पेंडिंग चल रहा था, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना की हम स्पेसिफिक यहाँ बात करेंगे, जस्टिस रवि कुमार सुंदरेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी, और बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है कि पीएस नरसिम्हा सीनियर एडवोकेट को भी बार से एक एडवोकेट को हम जुडिशरी में एलिवेट कर रहे हैं, हायर जुडिशरी में। तो कहा जा रहा है कि बार टू बेंच सीधा ये एलिवेशन किया जा रहा है। ये भी काफी अच्छा है, बहुत लंबे समय से इस तरह के एलिवेशंस नहीं देखे गए हैं।
तो अब इससे देखो एक बात क्लियर हो जाती है कि हाँ, फर्स्ट वुमेन जज हमें 2027 तक मिलेंगी और शायद हो सकता है ये उसके बाद एक नॉर्म बन जाए। अभी तो आपके लिए एक एक्सेप्शन होगा कि पहली बार 2027 में एक वुमेन चीफ जस्टिस आपको दिखेंगी। हो सकता है आपको 2028, 29, 30, 31 में हर साल कुछ समय के लिए कोई ना कोई चीफ जस्टिस आपको बनती दिखे। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सब के PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले समझते हैं कोलिजियम सिस्टम क्या है। देखो, हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 में कहता है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाएगी, एग्जीक्यूटिव द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। ओवर द टाइम ये जो सिनेरियो है ये बदल गया। ओवर द टाइम आपने देखा कि कैसे 3 जजेस केस के बाद जो पूरी की पूरी पावर है अपॉइंटमेंट की वो कोलिजियम सिस्टम के पास चली गई। कोलिजियम सिस्टम में 5 सीनियर जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज। ये मिलके नाम को डिसाइड कर लेते हैं, वो नाम प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट को उन नामों पे हामी भरनी पड़ती है। अगर प्रेसिडेंट उन नाम को वापस भेजते हैं, एक बार वीटो लगाते हैं, तो अगर वापस से वो नाम चले जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वो नाम फाइनल करने पड़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे थे अब वो जजेस उसको इंटरनली कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म का कारण भी रहा। इसके चलते NJC लाने की कोशिश की गई, 99th अमेंडमेंट लाया गया 2014 में, उसे 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो अल्टीमेटली आज भी जो ये सिस्टम है जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये कोलिजियम चलाती है। कोलिजियम की जो त्रुटियां वो हम देख रहे हैं। 22 महीने आप देखेंगे जस्टिस रंजन गोगोई की रिटायरमेंट के बाद नवंबर 2019 के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के अपॉइंट करने की बात की जा रही है। 22 बहुत महत्वपूर्ण महीने हमने खो दिए जिसमें जजेस रिटायर होते गए, वैकेंसीज बनती गई, लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। आप समझिए कि एक सुप्रीम कोर्ट जहां पे देश भर में अगर हम बात करते हैं लगभग 3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे बना रहेगा कि नए जजेस अपॉइंट नहीं किए जा रहे तो जस्टिस तो डिनाइड होगी। और हम कहते हैं जस्टिस तो डिले होगी, और हम हमेशा कहते हैं कि डिलेड जस्टिस जो है वो डिनाइड जस्टिस मानी जाती है। अब ऐसे में देखो, अब आगे चलते हैं। जो पास्ट था वो चला गया, आगे हमारे लिए कुछ एक ब्राइट फ्यूचर हम मान के चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जस्टिस हिमा कोहली, BV नागरत्ना, बेला त्रिवेदी, ये 3 वुमेन जजेस हैं जिनको टॉप कोर्ट में लाया जा रहा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी रिटायर होने वाली हैं, लगभग 1 साल में वो रिटायर हो जाएंगी। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ये 3 वुमेन जजेस हमारे पास बचेंगी। इसके अलावा शायद हो सकता है आने वाले समय में और वुमेन जजेस आपको एलिवेट होती दिखें। अब जस्टिस कोहली की अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी वुमेन जज है इस समय तत्काल रूप में कि वो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। कहा जाता है तेलंगाना हाई कोर्ट में जब से जस्टिस कोहली आई हैं तब से तेलंगाना हाई कोर्ट के काम करने का तरीका बदल गया। काफी अच्छी जजमेंट्स उनके बेंच से दिख रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन जजमेंट्स उनके बेंच से दिख रही हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो क्राइसिस थी तेलंगाना गवर्नमेंट की, वो भी उन्होंने काफी हद तक रिजॉल्व किया। और पीछे जो कोविड का टाइम निकला काफी अच्छे से तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैंडल किया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जस्टिस नागरत्ना की, जिनकी अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि यही वो जज हैं जो वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी पहली 2027 में। लगभग 30 दिन के लिए ही, 30 से 35 दिन के लिए ही बनाई जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उस लिस्ट ऑफ ऑर्डर में एक वुमेन का भी नाम अब आपको दिखेगा 2027 में। समय लंबा है लेकिन दिखेगा जरूर। इनफैक्ट एक दिक्कत ये भी आ रही है कि जस्टिस विक्रम जो है वो पहले अपॉइंट हो जाएंगे, जस्टिस नागरत्ना बाद में अपॉइंट होंगी। तो इसकी वजह से जस्टिस नागरत्ना का जो टेन्योर है वो थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज इस बार देख रहे हैं कि सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच की हम बात करें तो अकेली एक जस्टिस होंगी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी सर्व करके आई हैं। अभी तक सारी जो जितने जजेस इस समय हैं वो हायर कोर्ट से ऊपर आए थे। एक ही अकेली जज और आ रही हैं, जस्टिस त्रिवेदी। ये जो हैं अभी एक यूनिक अपॉइंटमेंट इनकी देखी जाएगी कि बहुत समय बाद कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट में जज बैठेंगी जिन्होंने सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी हैंडल किया। तो आप समझिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बहुत पेचीदा केसेस आते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बैठ चुका है, जिसको अपने टोटल करियर का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट जुडिशरी का है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में 4 चांद लगाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जो फेदर में नए फर्दर एक्कोलेट्स वो वहां पे ऐड करने जा रही है। इससे पहले जस्टिस नागप्पा, जस्टिस भानुमति को ही ये डिस्टिंक्शन मिली है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें देख रहे हैं हम कि जो तीनों जो नई सुप्रीम कोर्ट में जजेस आ रही हैं उनका काफी वाइड एरे ऑफ उनका एक्सपीरियंस है, करियर उनका काफी ब्राइट है। तो ऑटोमेटिकली जब अगर इस तरह के ब्राइट करियर के लोग हमारे एपेक्स कोर्ट में बैठेंगे तो फिर जस्टिस जो है वो श्योरिटी के साथ भी आएगी और फेयरनेस आपको जरूर दिखेगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करें, देखो इतना लंबा समय हो क्यों गया। लंबा समय इसलिए हुआ क्योंकि जब से जस्टिस बोबडे ने चीफ जस्टिस की सीट संभाली थी तब से कोलिजियम में एक मतभेद चल रहा था। कोलिजियम डिसाइड नहीं कर पा रहा था
कि किसको एलिवेट करें। दिक्कत ये थी, जस्टिस बोबडे चाहते थे कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस जल्द से जल्द बनाई जाए, तो वो बहुत ज्यादा अडिक्ट थे कि हमें नागरत्ना का जो नाम है हमें वो फाइनल करना चाहिए, नागरत्ना जस्टिस हमें एलिवेट करके लानी चाहिए। लेकिन कुछ एक बाकी जजेस थे, उनका ये कहना था कि नहीं, जस्टिस ओका का आना ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में जस्टिस बोबडे का कहना था कि मैं भी मुंबई बेंच से हूं, मैं भी मुंबई हाई कोर्ट से आया हूं, मेरे अलावा 3 और जजेस हैं, तो ऐसे में 4 जजेस ऑलरेडी मुंबई से हैं, तो हम कितने मुंबई से जजेस रखें? अगर हम 34 में से लगभग आधे जज मुंबई से ले आते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेपोटिज्म दिखेगा। तो मेरा यह मानना है कि जस्टिस नागरत्ना को एलिवेट करना चाहिए, जबकि बाकी बेंच का कहना था कि जस्टिस अभय ओका को, बाकी कोलिजियम का कहना था जस्टिस अभय ओका को एलिवेट करना चाहिए। तो ये एक काफी लंबे समय तक एक मतभेद बना रहा, एक इम्पैस बना रहा, और इस इम्पैस के चलते जस्टिस नागरत्ना का अपॉइंटमेंट जो है बहुत डिले हो गया। अगर जस्टिस नागरत्ना आज से 1 साल पहले अपॉइंट हो गई होती तो उनका जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो शायद आपको थोड़ा सा लंबा दिखता। इनफैक्ट ये भी बहुत सही समय है, अगर वो आज से 2 महीने बाद अगर अपॉइंट होती हैं तो शायद ये जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये भी ना बचे। तो बहुत इमीडिएट नेसेसिटी है उन्हें अभी जल्द से जल्द अपॉइंट करने की। तो जितना लेट उनका अपॉइंटमेंट होगा उतनी प्रोबेबिलिटी जो है उनके चीफ जस्टिस बनने की वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे एक और बात कर रहे थे, हमने अभी बात करी सीनियर एडवोकेट पी नरसिम्हा का। ये भी काफी वाइड एरे का इनका एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने आपको बताया काफी फेमस एडवोकेट हैं ये, और साथ ही साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। इन्होंने गवर्नमेंट को बाबरी जैसे केसेस में, लैंड जन्मभूमि केस में भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ इन्होंने रामचंद्र दास महंत को भी रिप्रेजेंट किया था जब हमने बाबरी का केस सुना था। तो कहा जा रहा है कि इनका भी एक डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है जो सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग में कहीं ना कहीं और ज्यादा बेनिफिशियली दिखेगा, एड ऑन करेगा सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके को। तो यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट नरसिम्हा है, अब ये भी सीधा बार में जाएंगे, तो काफी लंबे समय के बाद बार से बेंच में भी आपको कोई आता दिखेगा। इनफैक्ट एक चीज और आप देखेंगे कि नरसिम्हा जो है छठे ऐसे लॉयर हैं 71 साल की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में जिनको बेंच में, बार से बेंच में रिकमेंड कर दिया गया है। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स आप देख रहे हैं, 9 के 9 अपॉइंटमेंट्स, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान किए गए, डिजाइन किए गए। इससे जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा एपेक्स लेवल का, उसकी जो त्रुटियां हैं वो रिजॉल्व होंगी। जो 3.25 करोड़ केसेस सारे जुडिशियल इंस्टीट्यूट्स में पेंडिंग है, टॉप टू बॉटम पेंडिंग है, उनको भी रिजॉल्व करने की जो क्राइसिस है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफी हद तक वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से यही बात हमें यहाँ करनी थी। तो हमारे लिए अब एक अचीवमेंट की बात हम कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट केन्या ने मई 2021 में अचीव किया, इंडिया उसको 2027 में अचीव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ 2027 के बाद ये जरूर श्योरिटी है कि आपको हर दूसरे साल एक वुमेन चीफ जस्टिस हमारे कोर्ट में दिखेगी। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा। फ्लैट 50% डिस्काउंट है, आप इसको अवेल कीजिए। यूपीएससी के कोर्सेज हमारे परचेज कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।